रामगढ़ गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में 64 वर्षीय जगदीश जी अकेले रहते थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में जिंदगी के न जाने कितने उतार चढ़ाव छिपे थे। पत्नी सीमा देवी का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था। जगदीश जी के जीवन का एकमात्र सहारा उनकी दुनिया उनका बेटा अखिल था। जगदीश जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी खेती मजदूरी करके, खुद भूखे रहकर और फटे कपड़े पहनकर अखिल को पढ़ाया लिखाया था। अखिल पढ़ने में बहुत तेज़ था। उसने शहर के बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की और फिर उसे देश की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआत में तो अखिल हर महीने गांव आता था, पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता, अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोता। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, अखिल को शहर की हवा लग गई। उसे प्रमोशन मिला, उसका वेतन बढ़ा और उसने वहीं शहर में एक आलीशान फ्लैट ख़रीद लिया। अब उसका गांव आना साल में एक बार और फिर धीरे धीरे सिर्फ फ़ोन पर बात करने तक सीमित हो गया। जगदीश जी रोज़ शाम को गांव की चौपाल पर बैठते और जब भी कोई पूछता, जगदीश भाई अखिल का क्या हाल है, तो वो बड़े गर्व से छाती चौड़ी करके कहते, मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया है बाबूजी, बड़े शहर में रहता है, कारों में घूमता है, बहुत काम रहता है उसे, इसलिए आ नहीं पाता, पर मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन सच तो ये था कि जगदीश जी के दिल का कोना कोना अखिल की एक झलक के लिए तरसता था। एक दिन अखिल का फ़ोन आया। जगदीश जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हाँ बेटा अखिल, कैसे हो? तुम्हारी बहुत याद आती है। दूसरी तरफ से अखिल की कड़क और व्यस्त आवाज़ आई। पिताजी मैं ठीक हूँ, दरअसल अगले महीने मेरी शादी है। लड़की मेरे ही ऑफिस की है, तान्या। उसके पिता भी बड़े बिजनेसमैन हैं। मैंने शहर के सबसे महंगे होटल में शादी रखी है। जगदीश जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा, मैं कल ही तुम्हारी माँ के पुराने कंगन निकालता हूँ और शहर आने की तैयारी करता हूँ। अखिल थोड़ा हिचकिचाया और बोला, पिताजी सुनिए, शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मेरे बॉस, विदेशी क्लाइंट्स और तानिया के हाई फाई रिश्तेदार। आप तो जानते हैं कि आपका रहन सहन, बात करने का तरीका थोड़ा पुराना है। वहाँ सब अंग्रेज़ी में बात करते हैं। अगर आप वहाँ धोती कुर्ता पहन कर आएंगे तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। आप ऐसा करिए, आप गांव में ही रहिए, मैं शादी के बाद तानिया को लेकर आशीर्वाद लेने आ जाऊंगा। ये सुनना था कि जगदीश जी के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उनके सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। जिस बेटे की हर जिद को उन्होंने सिर आँखों पर रखा, जिसके पैर में कांटा चुभने पर वो पूरी रात नहीं सोते थे, आज उसी बेटे को अपने पिता के सीधेपन और कपड़ों से शर्म आ रही थी। जगदीश जी ने अपने आंसू पोंछे, गले की गिल्ट को दबाया और रुंधे हुए गले से बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अखिल की शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन वो अपनी नई जिंदगी और चकाचौंध में इतना व्यस्त हो गया कि वो पिता से किया वादा भूल गया। वो तानिया को लेकर गांव नहीं आया। जगदीश जी रोज़ घर के दरवाजे पर रास्ता देखते, लेकिन सिर्फ धूल उड़ती और शाम ढल जाती। समय बीतता गया। 2 साल बाद अखिल के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया यश। जब जगदीश जी को ये खबर गांव के ही एक लड़के से मिली जिसने फेसबुक पर अखिल की पोस्ट देखी थी, तो बूढ़े दादा का दिल पोते को देखने के लिए मचल उठा। इस बार जगदीश जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा भले ही मुझसे शर्माता हो, पर मैं अपने पोते को तो देख सकता हूँ। मैं चुपके से जाऊँगा, दूर से देखकर चला आऊँगा। जगदीश जी ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से कुछ हजार रुपये निकाले, गांव की भैंस के दूध का शुद्ध घी लिया, घर के पेड़ के ताज़ा आम तोड़े और एक पुराने सूटकेस में कपड़े रखकर शहर की ट्रेन पकड़ ली। लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद जगदीश जी अखिल के आलीशान अपार्टमेंट के सामने पहुँचे। ऊंची इमारत, वॉचमैन और कांच के दरवाजे देखकर वो सहम गए। जब उन्होंने घंटी बजाई तो खुद अखिल ने दरवाज़ा खोला। सामने अपने बूढ़े
फटे हाल पिता को हाथ में प्लास्टिक के डिब्बे और पुराना सूटकेस लिए देखकर अखिल के चेहरे पर खुशी के बजाय घबराहट और गुस्सा तैर गया। पिताजी, आप यहाँ बिना बताए? मैंने कहा था ना कि मैं खुद आऊँगा, अखिल ने फुसफुसाते हुए कहा, ताकि अंदर उसकी पत्नी तानिया न सुन ले। बेटा, मुझसे रहा नहीं गया। सुना है मेरे घर पोता आया है, बस उसे देखने चला आया, जगदीश जी ने डबडबाई आंखों से कहा। तभी तानिया वहाँ आई। उसने जगदीश जी को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अखिल, ये कौन है और ये क्या बदबूदार चीज़ें लाए हैं? घी की महक उसे बदबू लग रही थी। अखिल ने बात संभालते हुए कहा, तानिया, ये मेरे दूर के चाचा जी हैं, गांव से आए हैं। दूर के चाचा जी? ये शब्द जगदीश जी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। जिस बेटे को उन्होंने अपने सीने से लगाकर पाला था, आज वह उन्हें अपना पिता कहने से भी मुकर गया था। जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अंदर आ गए। उन्हें घर के कोने में बने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया गया। जगदीश जी ने 3 दिन उस घर में बिताए। उन्होंने अपने पोते यश को दूर से देखा। उसे अपनी गोद में लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन तानिया ने इन्फेक्शन हो जाएगा कहकर बच्चे को उनके पास नहीं आने दिया। जगदीश जी समझ गए कि अब इस आधुनिक दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं है। चौथे दिन सुबह बिना किसी को बताए वो वापस गांव लौट आए। कहते हैं कि समय का पहिया घूमता ज़रूर है और इतिहास खुद को दोहराता है। जगदीश जी के जाने के बाद करीब 14 साल बीत गए। इस दौरान जगदीश जी ने कभी अखिल को फ़ोन नहीं किया और ना ही अखिल ने कभी गांव की सुध ली। एक दिन अकेलेपन और बेटे के वियोग में तड़पते तड़पते जगदीश जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अखिल को खबर तो मिली, पर उसने ऑफिस का ज़रूरी काम बताकर आना उचित नहीं समझा। अब अखिल 46 वर्ष का हो चुका था। वह अपनी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। उसका बेटा यश अब 17 साल का एक हैंडसम और आधुनिक लड़का बन चुका था। अखिल ने यश को दुनिया की हर सुख सुविधा दी थी। महंगा फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी और ढेर सारा पॉकेट मनी। अखिल को लगता था कि वो एक बहुत अच्छा पिता है। एक दिन अखिल के ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। अखिल को उसकी कंपनी की तरफ से सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार मिलने वाला था। अखिल बहुत खुश था। उसने यश से कहा, यश बेटा, आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। शहर के सभी बड़े लोग और मेरे कलीग्स आ रहे हैं। तुम और तुम्हारी मम्मी मेरे साथ चल रहे हो ना? यश ने अपने फ़ोन से बिना नज़र हटाए बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, सॉरी डैड, मैं नहीं आ सकता। मेरे दोस्तों के साथ मेरी क्लबिंग की प्लानिंग है। अखिल ने थोड़ा हक जताते हुए कहा, अरे यार, दोस्तों के साथ तो रोज़ जाते हो, आज मेरे लिए चलो। मुझे स्टेज पर अवार्ड मिलेगा तो तुम्हें देखकर मुझे गर्व महसूस होगा। तभी यश सोफे से उठा और जो बात उसने कही उसने अखिल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। यश बोला, कम ऑन डैड, आप अपना हुक्म चलाना बंद कीजिए। आपकी उस बोरिंग कॉरपोरेट पार्टी में जाकर मैं क्या करूँगा? वैसे भी आपका वो पुराना चश्मा, आपका पेट थोड़ा बाहर निकल आया है और आपकी वो अजीब सी हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलने की आदत मुझे मेरे दोस्तों के सामने बहुत एम्बैरेसिंग लगती है। मेरे दोस्त बहुत हाई प्रोफाइल हैं। मैं नहीं चाहता कि वो देखें कि मेरे डैड कितने ओल्ड फैशन हैं। यश अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। अखिल वहीं सोफे पर बैठ गया। उसके कानों में यश के शब्द गूंज रहे थे, ओल्ड फैशन, शर्मिंदगी, एम्बैरेसिंग। अचानक अखिल के दिमाग में फ्लैशबैक की तरह 19 साल पुरानी घटना तैर गई। उसे याद आया अपनी शादी का वो दिन जब उसने अपने सीधे साधे पिता से कहा था, आप शादी में मत आना, मुझे अजीब लगेगा। उसे याद आया वो दिन जब उसने अपनी पत्नी के सामने अपने सगे पिता को दूर का चाचा बताया था। अखिल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। उसे समझ आ गया था
कि कुदरत ने आज उससे उसका हिसाब चुकता कर लिया था। जो बीज उसने 19 साल पहले बोया था, आज वही कड़वा फल बनकर उसके सामने खड़ा था। उसने अपने पिता के दिल को जो ज़ख्म दिए थे, आज वही ज़ख्म उसका बेटा उसे दे रहा था। वो चिल्लाकर रो पड़ा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगली ही सुबह अखिल ने अपनी आलीशान कार उठाई और तानिया को लेकर बिना कुछ बोले गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। जब वो 19 साल बाद अपने गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। उसका वो मिट्टी का घर अब खंडहर बन चुका था। घर के दरवाजे पर लगा पुराना नीम का पेड़ सूख चुका था। अखिल भागता हुआ गांव के एक वृद्ध दीनू काका के पास पहुंचा। दीनू काका ने अखिल को देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा और घृणा साफ दिखाई दी। अखिल ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। काका, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनकी कोई निशानी? दीनू काका ने अखिल का हाथ झटक दिया और बोले, अब किस मुँह से आए हो अखिल? जब जगदीश जिंदा था तो वो रोज़ तुम्हारी राह देखता था। इस गांव का हर रास्ता गवाह है कि उस बूढ़े बाप ने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी आंखें गंवा दी। जब वो मरा तो उसके मुंह पर आखिरी नाम अखिल ही था, पर तुम नहीं आए। दीनू काका अंदर गए और एक धूल से सनी हुई पुरानी लोहे की संदूक लेकर आए। उन्होंने उसे अखिल के सामने पटक दिया और बोले, ये तुम्हारे पिता की आखिरी अमानत है। उन्होंने मरते समय मुझसे कहा था कि अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे ये दे देना। अखिल ने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला। अंदर क्या था? उसकी माँ के वो पुराने सोने के कंगन जिन्हें जगदीश जी ने अखिल की शादी के लिए बचा कर रखे थे। अखिल के बचपन का पहला खिलौना, एक प्लास्टिक की टूटी हुई कार और सबसे नीचे एक मुड़ी टूटी डायरी जिसमें जगदीश जी ने अपने टूटे फूटे अक्षरों में लिखा था। अखिल ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला जिसमें लिखा था, मेरा बेटा अखिल जहाँ भी रहे खुश रहे। मुझे पता है वो मुझसे नफ़रत नहीं करता, बस बड़े शहर की व्यस्तता में थोड़ा भूल गया है। बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपने बूढ़े बाप को माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ के कंगन बहू को दे देना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरे बबुआ। ये पढ़कर अखिल फूट फूट कर रोने लगा। उसने उस डायरी और कंगनों को अपने सीने से लगा लिया। वो मिट्टी पर बैठ गया और चिल्लाया, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और सूखे पत्ते गिर रहे थे। अखिल को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर से। उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी गांव के ही अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा आश्रम और स्कूल बनाने में लगा दी ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। वो चाहे कितने भी अनपढ़, गरीब या साधारण क्यों ना हो, उनकी जगह दुनिया की कोई भी दौलत, शोहरत या आधुनिकता नहीं ले सकती। समय का पहिया हमेशा घूमता है। आज हम अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल हमारी संतान हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। माता पिता को हमारे पैसे की नहीं, हमारे प्यार, सम्मान और समय की ज़रूरत होती है। समय रहते अपनों को संभाल लीजिए, इससे पहले कि बाद में सिर्फ पछतावा बाकी रह जाए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।